Good morning, students. Here is Ezekiel Akwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 9, that is force and laws of motion. आज अपन पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो जितना क्वांटिटी का मोशन एक बॉडी कंटेन करती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा. मान लीजिए कि मेरे पास एक ही बॉक्स है, ठीक है, या मान लीजिए ये एक बैग है. ठीक है, अब बैग की मेरे पास ये दो कंडीशन है. ठीक है, एक बैग ये हो गया और एक बैग ये हो गया. ठीक है, अब ये बैग जो है ना, ये बैग है एम्प्टी, कैसा है, खाली, और ये बैग है फुल, ये पूरा भरा हुआ है. ठीक, अब मेरे को क्या करना है, दोनों ही बैग को मूव करना है ना. तो दोनों बैग को मेरे को मूव करना है, तो मेरे को किस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली मेरे को इसी में करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो मास है वो ज्यादा हो गया. इसके जो मास की वैल्यू है यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, इसका वजन ज्यादा है, तो मेरे को इसको उठाने के लिए या इसे मूव करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपैरिजन विद दिस. ये तो क्या है, पूरा खाली है. इतना क्लियर है? मतलब अगर मास ज्यादा है तो अपन को फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. इतना क्लियर है. अब एक चीज और समझिए. मान लीजिए मेरे पास कार है यहाँ पे. ठीक है, एक कार है ना, और एक कार और है यहाँ पर. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो कार है ना, ये कार मूव कर रही है. ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है? ये मूव कर रही है मेरे को मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है. ये कार है, ये भी मूव कर रही है, लेकिन ये जो मूव कर रही है ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है. कुल मिला के क्या है कि एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों कार को रोकना है. ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को रेस्ट पे लाना है, रोकना है. तो मेरे को किस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जो ज्यादा तेज मूव कर रही है उसमें को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए. जो धीरे मूव कर रही है वो तो ऑलरेडी अपन का फोर्स कम लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. ठीक है, तो एक चीज और देखी अपन ने कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है उस चीज पर भी वो डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अपन ने दो चीज देखी. पहले केस में देखा कि मास ज्यादा होता है तो भी अपन को फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है ओवरकम करने के लिए. सेकंड में देखा अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी अपन को क्या करना पड़ेगा, फोर्स को ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये जो होता है मास और वेलोसिटी, ठीक है, ये टोटली क्या होता है, एक क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है किसी भी बॉडी का. ठीक है, किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है. और उसी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो किसी भी बॉडी में होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब इसे अपन एक अलग तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली. ठीक, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम जो होता है इसे अपन डिनोट करते हैं साइन दैट इज पी से, है ना. और ये जो पी रहता है ये कैसे रहता है, स्मॉल पी रहता है. ठीक है, कैपिटल नहीं रहता है. स्मॉल पी से अपन इसे डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को. अच्छा, किसके इक्वल है? अभी अपन ने देखा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला किसका हो गया, लीनियर मोमेंटम का. इतना क्लियर है? इसकी एसआई यूनिट देखते हैं. एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है, देखिए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. तो जो लीनियर मोमेंटम है इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. डायरेक्शन क्या होता है इसका, तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होता है. सेम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम अपन को क्लियर है. अब इसी की हेल्प से अपन क्या बताएंगे, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.
ठीक है, अपन ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था अपन ने न्यूटन का, अब अपन पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है पहले अपन लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body in a, या अपन बोलते हैं with respect to time is directly कर देना, directly proportional to the net external force, ठीक है, acts on it। ठीक है, डायरेक्ट किससे प्रोपोर्शनल होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आगे अपन थोड़ा सा और समझते हैं। अपन ने मान लेते हैं लेट डेल्टा पी बी द चेंज in linear momentum in time interval t। मान लिया कि t टाइम इंटरवल में डेल्टा p चेंज हुआ है लीनियर मोमेंटम में। ठीक है, तो अपन को ये क्या बोलता है, अपन को इसने बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t हो गया डेल्टा p by t is directly proportional to force। आ गया इतना समझ में, उल्टा लिख दो, उल्टा भी लिख सकते हैं, और F is directly proportional to डेल्टा p by t। इतना क्लियर है। अब अपन मान लेते हैं let u be the initial velocity and v be, ये u है ना, u be the initial velocity and v be the final velocity of the object। डेल्टा p जो है वो चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, u इनिशियल थी, v फाइनल थी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू यू। ठीक है, आगे इतना समझ में। अच्छा, यहाँ से एक चीज और पता पड़ जाएगी, यहाँ से जो अपन ने ये लिखा था, ठीक है, यहाँ से अपन बोल देते हैं, ये डायरेक्ट अभी लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे हो जाएगा F इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बाय प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन कभी भी हटाते तो अपन को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये अब अपन को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का साइन लगाना है, ठीक है। अब पहले तो ये समझ लो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसका मतलब ये है कि अगर ये फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये जो पूरी वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है, ये आपको बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो ये हटाने के लिए मेरे को हमेशा एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इसकी जगह लगाया मैंने इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया के, ठीक है, एक के कांस्टेंट लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू बाय टी, इतना क्लियर है, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां पर जो k की वैल्यू होती है ना, k की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हियर k इज इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि k की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू mv माइनस mu बाय t, क्लियर है इतना। तो अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे कर देता हूँ, या ऊपर लिख देता हूँ, या आपको ऑलरेडी आप नोट कर लिया होगा, ठीक, ये क्या था, लीनियर। अब मैं इसके आगे का जो है यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्या आया यहाँ पे अपने पास आया, f इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाय टी, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू, देखिए m मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या है मेरे पास, v माइनस यू, तो हो जाएगा v माइनस यू और डिवाइडेड बाय क्या है t, ठीक है। पहला जो चैप्टर पढ़ा अपन ने फिजिक्स का, उसमें अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, तो इस v माइनस यू बाई टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा f इज इक्वल्स टू एम ए, ये होता है अपना फोर्स के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इरेज करके इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया अपने लिए फर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू एम ए, क्लियर है इतना, ये हो गया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी, देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसको बोलते हैं अपन न्यूटन, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो फोर्स की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अच्छा, फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, ये जो F के लिए 1 कब होगी, जब M भी 1 हो जाए और A भी 1 हो जाए, ठीक है। तो कैसे इससे डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 न्यूटन कैसे करेंगे, 1 when 1 kilogram of mass accelerate with an acceleration of 1 meter per second square, then the force is said to be 1 newton। जब 1 किलोग्राम का कोई मास है वो एक्सेलरेट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, फोर्स को 1 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है ये डिराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ अपन ने देख लिया पहले क्या होता है, फिर इससे अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं अपन, जो ये जो फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशन देखें, तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, क्रिकेटर में जो फील्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो जो फील्डर रहता है अगर उसे कैच करना होता है, तो कैच करने के लिए क्या करता है, वो अपने जो हैंड है, हैंड को यूं पीछे की तरफ लेता है, हैंड को क्या करता है, पीछे की तरफ लेता है, पीछे की तरफ लेता है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही हैंड को पीछे की तरफ लेगा तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा बॉल पे आने का, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो टाइम इंक्रीज होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके पास जो बॉल आएगी ना, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्डर, वो फोर्स क्या होगा,
कम एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो उससे ज्यादा हर्ट नहीं करेगी। इसलिए जो कैचर रहते हैं वो क्या करते हैं, कैच करते टाइम जो अपने हैंड से उनको पीछे ले जाते हैं, जिससे कि और टाइम इंक्रीज हो। टाइम इंक्रीज हो तो उनको फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये इसकी अपन ने एप्लीकेशन भी देख ली। आज के लिए इतना ही। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है आज वाले लेक्चर से तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उससे आपका सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।